जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी के सामने एक नया चैप्टर फिर से शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आज इस क्लास 10th का 8वां अध्याय त्रिकोणमिति, इसका हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सभी से गुजारिश है थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ और ध्यान देकर इस चैप्टर का लुत्फ़ उठाएं, पढ़ेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो सबसे पहले जो क्लास 10th का जो 8वां अध्याय है, इसे शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें बता देता हूँ जो इस चैप्टर को पढ़ने में और समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है त्रिकोणमिति। सबसे पहले इस त्रिकोणमिति वर्ड को ही समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ बच्चे या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ते तो है लेकिन इसके बेसिक्स के बारे में जानकारी नहीं लेते कि ये चैप्टर हमारे काम कहाँ आता है, क्यों हमें ऐसी आवश्यकता है कि हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी वर्ड को बताना चाहता हूँ, इसको अच्छे से डिफाइन करूँगा। देखिए, इसमें यदि मैं इसका संधि विच्छेद करूँ तो इसमें हमें 3 वर्ड देखने को मिलते हैं। एक तो ये, एक ये, त्रिकमिति। इन तीनों वर्ड का अपना अपना सिग्निफिकेंट होता है। तीनों का क्या होता है? अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। देखो, त्रिक का मतलब होता है 3, इसका क्या मतलब होता है? 3। हम कोण के बारे में तो जानते हैं जिसको बोलते हैं एंगल, और इस मिति का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। अब देखो, जो मैंने बताया त्रिक, इसका तो क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया 3। और कोण के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि जब दो किरण जब एक ही पॉइंट से, देखो सबसे पहले कोण के बारे में मैं बता देता हूँ। जब कोई दो किरण एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, लेकिन उनका ओरिजिन एक ही पॉइंट से होता है, जैसे कि एक किरण ये हो गई और एक किरण ये हो गई, तो जो इनके बीच में जो स्पेस होता है, जो इनके बीच में जो ये स्पेस होता है इन दोनों किरणों के बीच में, उसको हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंगल के बारे में, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? थीटा से, या फिर किसी भी स्पेसिफिक लेटर से, ए से, बी से, एक्स वाई जेड, किसी से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा कोण। तो अब तक ये जो मैंने तीसरा वर्ड मैंने बताया था उसका मतलब था मिति। अब देखो, इस मिति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी मतलब होती है माप। इस जो पहले जो मैंने 3 यहाँ पे जो वर्ड लिखा है, ये जो 3 लिखा है, इसका मतलब है कि 3 भुजाओं वाला कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम, ऐसी आकृति, ऐसी शेप कि जो ऐसी इस तरह की जिसमें 3 भुजा होती है, और कोण यानी कि जो उसमें एंगल्स बनते हैं, और माप का मतलब होता है मापना। यानी कि हम जनरली हम समझे क्या? देखो, यदि मैं आपको बताऊँ, हम समझे क्या कि जो 3 भुजाएं होनी चाहिए, 3 साइड्स होनी चाहिए, साथ में उनमें एंगल्स भी होना चाहिए, और हमें उनकी क्या करनी है? मेज़रमेंट करनी है। तो सिंपली, तो बेसिकली मैं समझे क्या है कि जो एंगल, ये जो मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ इस तरह से 3 भुजाओं वाला, इस तरह का, तो इसमें जो ये एंगल बन रहा है, देखो 3 एंगल बनते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, तो हमें इनके बीच में जो रिलेशन होता है एंगल्स के और भुजाओं के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, इनके भुजंग कोणों की माप से जो संबंधित जो भी हम स्टडी करते हैं, वो सब हम कहीं में पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। बेसिकली ये जो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, इसका एक अलग विषय होता है, अलग सब्जेक्ट होता है। ये गणित की एक स्पेशल शाखा होती है जिसे ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ये बहुत विस्तार है, इसके बारे में आप आगे भी 11th में, 12th में और उससे आगे जाओगे, बीएससी करोगे या जो भी आप इसी सब्जेक्ट में आगे स्टडी करोगे, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में। तो मैंने क्या डेफिनेशन दिया त्रिकोणमिति की, कि 3 आकृतियों वाली कुछ ऐसा सिस्टम या ऐसा आकृति जिसमें 3 एंगल्स होते हैं और ये भुजाएं होती है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है भुजाओं के, या फिर इनकी माप से जो रिलेशन होता है, वो हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं एंगल्स भी बता चुका हूँ, एंगल क्या होता है। ये जो माप होती है ये एंगल्स होते हैं जो किरणों के बीच में बनती है। ठीक है बच्चों,
अब देखो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, त्रिकोणमिति चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो जो साइन थीटा आप पढ़ते हो ना, साइन थीटा कोस थीटा, अब कहीं पे भी चल जियो, इनकी हमें वैसे इतनी खास ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, नीड नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें इन्हें पढ़ना पड़ता है। देखो कुछ स्पेशल केसेस में हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इनके बिना हम एक तरह से इमेजिन भी नहीं करते। मैथमेटिक्स में इनके बिना ना मतलब बिल्कुल ही ऐसा लगता है। देखो इसका सबसे पहले नीड हमें क्या, देखो किस चीज़ के लिए हमें इसकी नीड पड़ती है। यदि हम नेविगेशन की बात करें, नेविगेशन आप जानते हो, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। नेविगेशन देखो एक रडार सिस्टम से या फिर जो वेव्स होती हैं हमारे तरंगे होती हैं, जब हम किसी भी मतलब वाटर में कोई पॉइंट हो या फिर कोई सबमरीन हो, उनकी मतलब सटीक पोजीशन जानने के लिए, उनकी सटीक डिस्टेंस जानने के लिए वाटर लेवल से वहाँ पे भी हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे भी हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ता है। और अदर चीज़ों में जैसे कि ये एक बिल्डिंग है, यहाँ से आप गुज़र रहे हो, यहाँ से ये सड़क है, ऐसे आप जा रहे हो, ऐसे आगे गुजार रहे हो, और इधर से क्या है, इधर से हमारा सूर्य है ये। तो देखो इस बिल्डिंग की यहाँ पे शैडो पड़ेगी, आपको पता है ऐसे जाएगी नहीं जाएगी, यहाँ पे ये जो है ये इस बिल्डिंग की शैडो है। तो आप जहाँ पे हो, जब आप यहाँ से चलते हो, सपोज़ आप इस पॉइंट पे आ जाते हो, तो ये भी चीज़ें हमें ट्रिग्नोमेट्री इसी चैप्टर से हेल्प मिलेगी कि हम कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस बिल्डिंग से इस पॉइंट के बीच की, और किस एंगल्स पे हम वहाँ पे शैडो पड़ी हुई है आपके पॉइंट तक। तो ये सब चीज़ें किसके हेल्प से निकालते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो बहुत जगह हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री की, और अदर चीज़ों में भी इसकी हेल्प पड़ती है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, या फिर मतलब जैसे कि वो परछाई वाला हो गया, है ना। चलो अब हम इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तो मैंने ये तो बता दिया कि इसकी नीड क्यों पड़ती है, क्यों हम इसके बारे में पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी डिस्टेंस जैसे चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी, ठीक है, या फिर हम किसी भी स्पेसिफिक रीजन का मानचित्र बनाने में, उनकी डिस्टेंस निकालने में इसकी आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। हम इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इसकी नीड ज़रूर पड़ती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब मैं इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। अब देखो सबसे पहले इसे बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले जो ये मैं एंगल बताया, एंगल की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी कि दो किरणों के बीच में जो भी स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, फंक्शन यानी कि फलन क्या चीज़ होती है। देखिए फलन, आपके पास कोई दो चर होते हैं जैसे कि x और y। तो फलन एक ऐसा बहुपद मान लीजिए, या फिर कोई भी एक्स वाई में एक ऐसा टर्म मान लीजिए जो एक चर दूसरे चर पर डिपेंड करता हो। सपोज उसको हम क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। जैसे कि मैं एक लिख देता हूँ, मैंने लिखा x² प्लस 2x प्लस 1 x इज इक्वल टू, ये चीज़ मैंने लिखी। तो देखो यदि मैं x का जो भी मान मैं यहाँ पर रखूँगा, x का जो भी मान अपनी तरफ से मैं यहाँ पे रखूँगा, उसके लिए अलग अलग वैल्यू आएगी इस फंक्शन की, आएगी नहीं आएगी। तो जो x जो चर है ना, ये जो चर है ये किसी न किसी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, हर वैल्यू पे वेरी कर रहा है। तो जो हर वैल्यू पे वेरी करता है, ठीक है, मतलब हर पॉइंट के लिए अलग अलग वैल्यू आती है, या फिर किसी दूसरे चर पर डिपेंड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। देखो फलन के बारे में आप 11th में अच्छे से पढ़ोगे, संबंध और फलन, वहाँ पे एक नया चैप्टर बनता है,
अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये डाउट में मत रहना कि यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है तो आगे क्या हो गया। मैं सिर्फ कुछ बेसिक्स चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा उस पर फोकस रहेगा। तो फलन मैंने क्या बताया, जो दूसरे चर पर डिपेंड करता हो कोई चर, उसको फलन बोलते हैं, या अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू देता हो। ठीक है, अब देखो फलन, वैसे तो हमारे जो बीजगणित जो चैप्टर होता है अलजेब्रा, जो हमारा पूरा एक यूनिट होता है मैथ की, उसमें हम पढ़ते हैं इस तरह के फंक्शंस के बारे में। f(x) = जो मैंने अभी लिखा था x² ये हो गया, या फिर x³ ये हो गया। ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में 6 फलन के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन से 6 फलन के बारे में? एक तो होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक, कोट थीटा, कोसेक थीटा। ये बेसिकली हमारे 6 फलन होते हैं। कौन कौन से? ये। क्योंकि देखो ये हमने इन्हें फलन क्यों कहा, क्योंकि ये भी थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। यदि मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 रखूँगा तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। जैसे कि मैं साइन थीटा ले रहा हूँ, हम जानते हैं कि थीटा की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे 45 रखूँगा तो साइन थीटा यानी कि साइन 45 = 1/√2 होता है। वी नो वेरी वेल, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हर थीटा पे इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, यदि मैं साइन थीटा की जगह 30 रख देता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ गई ना। 45 पे कितनी आ रही थी 1/√2। ऐसे ही मैं 0 रख दूंगा तो 0 आएगी। तो अलग अलग थीटा पे अलग अलग थीटा के वैल्यू पर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। क्या, कौन सा फलन? साइन फलन, जिसको हम हिंदी में ज्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्या। तो ये जो 6 के 6 फलन होते हैं ये सभी अलग अलग थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। तो हमें इन फलन के बारे में डिटेल से पढ़ना है। इन फलन में और थीटा में और इनकी ट्रायंगल्स जो होता हमारा जो 90 डिग्री या राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उनकी भुजाओं और जो यहाँ पे थीटा बनता है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम बहुत अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब मैं बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। त्रिकोणमितीय फलन, अब देखो त्रिकोणमितीय फलन, सबसे पहले हमें एक 90 डिग्री का एंगल लिया हमने, ये वाला, हमने इस पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, इसको बोलते हैं कर्ण, क्योंकि इस चीज़ के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इसका मैं नाम रख देता हूँ A, B और C। ये हमारी हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होती है, ये हमारी आधार होती है, ये हमारी लंब होती है। हमेशा याद रखना जो एंगल बनता है, जो एंगल यहाँ पे बनता है, सपोज करो यहाँ पे एंगल क्या बन गया, थीटा बन गया। जो थीटा जहाँ पे एंगल बना हुआ है उसकी जो एसोसिएटेड भुजाएं होती है उसको बोलते हैं हम संलग्न भुजा। जैसे कि ये आधार हो गया, ये संलग्न भुजा होगी थीटा की, है ना, ये भी हो गई। लेकिन जो जिस पॉइंट पर जो एंगल बनता है, सपोज यहाँ पे सी पॉइंट पर क्या बना हुआ है, थीटा एंगल बना हुआ है, इस 90 डिग्री को नहीं देखना है। ये तो हर ट्रायंगल में 90 डिग्री रहेगा, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। सपोज करो यहाँ थीटा पे जो भी एंगल बन रहा है 30, 45 या 60, उसके जो सामने की भुजा होती है इसको बोलते हैं हम लंब। क्या बोलते हैं? लंब। तो याद रखना, जैसे कि एक और ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, ये ले लिया हमने, यहाँ पे थीटा बना हुआ है, ये भी ले लिया। तो जो ये भुजा होगी या इसको बोलेंगे हम लंब। क्या बोलेंगे इसको हम? लंब। इसको क्या बोलेंगे हम? आधार। इसको क्या बोलेंगे हम? कर्ण। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अच्छे से। इसको बोलते हैं हम कर्ण, इसको बोलते हैं हम आधार, इसको बोलते हैं हम लंब। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे कोई एंगल थीटा बनता है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अब मैं बताता हूँ इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। यदि
और हाँ, इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, जो थीटा होता है ना, हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सिर्फ न्यून कोण के लिए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? न्यून कोण। देखो न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल, जिसका मान 0 और 90 के बीच में होता है। जिसका मान 0 से 90 के बीच में होता है, यानी कि 0 से तो बड़ा और 90 से छोटा, है ना भाई। 0 से बड़ा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री, ये सब कहाँ तक होता है? थीटा का मान 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो ये चीज़ें, ये जो थीटा है ना, ये मान, इनको बोलते हैं हम न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल। तो इन एक्यूट एंगल पर ही हम भुजाओं और थीटा के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वैसे तो इनके ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी या फिर अदर एंगल, बड़े बड़े कोण के लिए भी हम वहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन हम इस अध्याय में सिर्फ न्यून कोण के लिए अध्ययन करेंगे। न्यून कोण का मेरा साफ साफ मतलब ये है कि वहाँ पे एंगल 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 90 हो सकता है, 90 से बड़ा नहीं हो सकता है। वैसे तो 90 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे 0 हो सकता है बस। क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 30, 45, 60 ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, चलो। सबसे पहले साइन थीटा देखो क्या होता है। यदि मैं यहाँ पे, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, जिसका नाम यहाँ पे सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। तो यदि यहाँ पे कोई थीटा बन रहा हो, उस थीटा के सापेक्ष में ना साइन थीटा का जो मैं रेशियो निकालूंगा वो होता है लंब, यानी कि ए बी अपॉन कर्ण, यानी कि ए सी। ये मान होता है साइन थीटा का। तो ये बच्चों में याद रखना है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है बच्चों। ये ऐसे ही कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है उस, देखो कोस थीटा जो मैंने बताया ना तुम्हें, ट्रायंगल, ये हमेशा माइंड में रखना है। देखो आपको थोड़ी डिस्टरबेंस हो सकती है, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी, पता नहीं आपको कैसे, आप अंदाज़ा नहीं ला सकते मैं कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यदि मैं ऐसे कोस थीटा निकालूँ तो उसके लिए आएगा आधार बटा कर्ण। ठीक है भाई, आधार क्या है यहाँ पे? BC, और कर्ण कितना है? AC, ठीक है। ऐसे ही चलो मैं यहीं पे कर लेता हूँ यूज़। यदि मैं यहाँ से ही इसी ट्रायंगल से मैं tan थीटा का मान निकालूंगा, tan थीटा, तो कितना होगा? वो हो जाएगा लंब बटे आधार। तो ये चीज़ें लिखनी है या आपको याद रखनी है। यहाँ पर लंब कितना है? यहाँ पे आपको पता है, मैंने थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है AB बटे, और आधार कितना है? BC। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसे ही कोट थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा देखो tan थीटा का उल्टा ही होता है, तो इसलिए ऊपर का आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आधार और नीचे आ जाएगा लंब। आधार की जगह मैं BC लिख सकता हूँ, क्योंकि ये हमारी आधार होती है, और लंब ये होता है हमारा, तो मैं यहाँ पे AB लिख सकता हूँ। तो ये हमारा हो गया AC अपॉन, ओ सॉरी, BC अपॉन AB, ये आधार बटे लंब, ये कोट थीटा होता है। ऐसे ही सेक थीटा देख लो। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? सबसे ऊपर हमारा कर्ण आता है और नीचे आता है हमारी आधार। तो कर्ण यहाँ पे कितनी है? AC,
और आधार कितना है, BC। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ पे कोसेक निकालूंगा, यदि कोसेक थीटा, इसमें आप कोसेक थीटा ऊपर तो कर्ण आएगी ही आएगी, और यहाँ पे ये साथ में लंब नीचे अपोन में लंब, यानी कि कर्ण को हम AC से डिनोट करते हैं, AC अपॉन AB। तो ये आपके समझ में आनी चाहिए। देखो अब मैं एक बार इनका एक साथ लिख देता हूँ, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, याद रखना, इसलिए हम इसे 1 कोसेक थीटा भी कह सकते हैं। कोस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का, या सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का, तो इसलिए हम इसे 1 सेक थीटा कह सकते हैं। ऐसे टेन थीटा को भी हम 1 कोट थीटा कह सकते हैं। तो ये चीज़ें जो रिलेशन आ रहा है ना, साइन थीटा किसके अपोजिट होता है, कोसेक थीटा के, कोस थीटा किसके अपोजिट होता है, सेक थीटा के, ऐसे टेन किसके अपोजिट होता है, कोट के। तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, 1 कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे कोस थीटा को लिख सकते हैं 1 कोसेक 1 सेक थीटा के, ऐसे टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 कोट थीटा के। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई होप जितना मैंने पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा नहीं, अनुपात यानी कि रेशो के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, इसकी ट्रिग्नोमेट्री की नीड क्यों पड़ी हमें, हम इसका ध्यान क्यों करते, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कीजिए और पढ़िए। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।